बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जैसा कि पहले भी आपको बताया कि हमने मॉडल पेपर डिस्कस करना है फ़िज़िक्स का क्लास 10th, जो कि KPK बोर्ड के लिए है, क्योंकि स्टूडेंट्स की इसमें बहुत ज़्यादा ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप हमारे साथ कोई एक मॉडल पेपर डिस्कस कर लें, जो कि आपको इस हवाले से फ्रूटफुल रहता है कि आप उसको देखकर एक तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका आप सीख लेते हैं, और उससे मिलते-जुलते गेस्ट पेपर की तरह ये आपके लिए एक काम करता है। तो उसमें हमने सेक्शन ए पहले डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव MCQs हमने डिस्कस किए पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस किए। अभी हम सेक्शन सी, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। और उसमें पहला पार्ट है व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। तो इसमें सबसे पहले बात तो ये कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपने डेफिनेशन बतानी है कि ये स्पेशल काइंड ऑफ मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की। उसको मैथमेटिकली आपने बता दिया। फिर उसके बाद आपने इसको इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन बताना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी काइंड ऑफ मोशन होती है जिसमें हम एक्सेलरेशन की जब बात करें तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, और ये मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन ये बनता है कि ए इज़ प्रोपोर्शनल टू -x। इन दोनों इक्वेशंस को हमने इकट्ठा किया, हमारे पास जो रिलेशन आता है और ये हम ये कह सकते हैं कि पहला और दूसरा जो रिलेशन है ये बेसिकली कंडीशंस भी हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो क्योंकि क्वेश्चन में ये था कि आपने एग्जांपल की मदद से इसको एक्सप्लेन करना। एग्जांपल में मैंने लिया है मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। आप ये भी ले सकते हैं, सिंपल पेंडुलम ले सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इस वजह से इसको हमने लिया है। तो कोई एक एग्जाम्पल आपने लेनी है। तो इसमें मैंने मास अटैच टू स्प्रिंग वाली एग्जाम्पल ली, जिसमें मैंने पहले उसको डिफाइन कर लिया कि एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, फ्रिक्शनलेस सर्फेस के ऊपर पड़ा हुआ है। उसमें आपने उसको डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर देना है। इसकी पहले थोड़ी सी आपने प्रॉपर्टीज़ बता दी, फिर डायग्राम बता दी। अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन पर आ जाएंगे कि बेसिकली जब हम एक मास को फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, रीस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हुक्स लॉ हमने अप्लाई किया, एफ रीस्टोरिंग इज़ प्रोपोर्शनल टू -x, और उसके अकॉर्डिंग एफ रीस्टोरिंग -kx के इक्वल आ जाता है। सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया कि जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो रीस्टोरिंग फोर्स ma के इक्वल होगा। दोनों इक्वेशंस को, पहली और दूसरी को, हमने इकट्ठा किया। a इक्वल्स टू -k और m इंटू एक्स। के कांस्टेंट है, m मास कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हटाकर, इक्वल्स को हटाकर प्रोपोर्शनल का साइन आ जाता है। तो हमारे पास ये आ जाता है कि इज़ प्रोपोर्शनल टू -x। जैसा कि पीछे हमने ये बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन का -x के प्रोपोर्शनल होना ज़रूरी है। तो ये क्योंकि मास स्प्रिंग सिस्टम में ये कंडीशन आती है, तो ये इसकी एग्जांपल बन जाती है। सेकंड इसका पार्ट क्या है, बी पार्ट के फ्रीक्वेंसी क्या होगी, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी इफ टाइम पीरियड इज़ 0.08 सेकंड। बहुत आसान है फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, न्यूमेरिकल में ये है कि आपने डाटा जिसमें गिवन पार्ट क्या फाइंड करना है, ये दोनों आपने बता देने हैं। फिर उसके बाद सोल्यूशन में आपने फार्मूला बता देना है। तो डाटा में हमें टाइम दिया हुआ था, फाइंड हमने फ्रीक्वेंसी करना है। फार्मूला हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो आपस में रिलेशन है वो अप्लाई किया है। टाइम पीरियड की वैल्यू 0.08 सेकंड्स हैं, इसको डिवाइड किया तो 12.5 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। सेकंड क्वेश्चन है जो कि हमारे इस मॉडल पेपर का पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4, और उसका पार्ट ए है डिराइव लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला में आपने बेसिकली ये बताना है कि ये बेसिकली रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, फोकल लेंथ का, इमेज डिस्टेंस का। उसमें पहले आपने बता देना है कि एफ फोकल लेंथ है, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एच आई हाइट ऑफ इमेज है, डी ओ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द लेंस, डी आई डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, एम मैग्नीफिकेशन है। फार्मूला हमने इस तरह से आगे अरेंज करना है। इसमें हमने डायग्राम क्योंकि यूज़ करनी है, डायग्राम आपने बता देनी है। दो डायग्राम्स इसमें यूज़ होंगी, एक जिसमें ए रे जो है वो सेंटर पर जाकर फॉल कर रही है तो वो सीधा उससे पास करेगी। इसी तरह से सेकंड डायग्राम में वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास करेगी। दोनों एग्जांपल्स को हमने लिया, इसमें दोनों की ट्रायंगल्स को हमने इक्वल मानते हुए इनकी रेशो हमने ले ली, जिसमें रेशो हमने इस तरह से ली है। इसमें डायग्राम आपने सेंट्रल बनानी है पेंसिल की मदद से, ताकि प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो जाए। हमने दोनों पहले जो फिगर है उसकी दोनों ट्रायंगल्स को, जो शेडेड पार्ट था आपने देखा, उनको आपस में उनकी रेशियो ली, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू हाइट ऑफ इमेज, माइनस साइन को डिफाइन कर दिया जो कि डी ओ बाई डी आई की इक्वल होगा। माइनस साइन की रीज़न हमने ये बताई कि ये
इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से नेगेटिव साइन हमने ले लिया। फिर इसी तरह से बी फिगर के अंदर भी हमने जो दोनों ट्रायंगल्स थे उनको इक्विवेलेंट मानकर उनकी रेशियो ली। ये रेशियो एच ओ और एच आई नेगेटिव साइन के साथ डी ओ माइनस एफ ओवर एफ, एफ को इस तरह से अरेंज किया, इसको अलग कर दिया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी और उसके बाद डी ओ डी आई एफ को दोनों तरफ पर डिवाइड कर दिया। हमारे पास 1/di इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/du। माइनस 1/du को जब हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो वो प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल जो है ये रिजल्ट है लेंस फार्मूले का, जिसको लेंस इक्वेशन भी कहा जाता है। तो आपने कैसे करना है केस में, बेसिकली आपने डायग्राम्स, उसमें पहले उसकी डेफिनेशन आ जाएगी डायग्राम्स में, उसके बाद मैथमेटिकल पार्ट उसका आ जाएगा, ये आपने बताना है। उसके बाद बी पार्ट है इसका कि न्यूमेरिकल है उसमें कि फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट टू बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 18 सेंटीमीटर गेट अ रियल इमेज डबल इन साइज। क्योंकि इसमें भी न्यूमेरिकल टाइप है, पहले डाटा गिवन पार्ट आपने बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 18 सेंटीमीटर दिया हुआ था। नेगेटिव लेने की रीज़न ये है कि ये कनकेव मिरर दिया हुआ है। इसी तरह से इमेज का उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि ये डबल इन साइज़ है ऑब्जेक्ट के, तो वो ऑब्जेक्ट को पी से शो करते हैं तो डबल इन साइज़ के लिए 2p क्यू के इक्वल आ जाएगा। हमने पी को फाइंड करना है, रिलेशन हमने यूज़ किया 1/p + 1/q इज इक्वल टू 2/r, आर की वैल्यू -18, क्यू की वैल्यू 2p दी हुई थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, p को फाइंड करना था, इसको अलग किया तो p हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाने के बाद p इज इक्वल टू -27/2 या p इज इक्वल टू -13.5 सेंटीमीटर। तो हम एक ऑब्जेक्ट को -13.5 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो तब हम डबल इन साइज ऑफ इमेज अचीव कर सकते हैं। तो ये सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और लॉन्ग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि कूलम्स लॉ को उसने कहा है कि डिस्क्राइब करें। कूलम्स लॉ की पहले तो आपने स्टेटमेंट बता देनी है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स के हवाले से बताता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, और ये इसकी डायरेक्शन लाइन ऑफ जॉइनिंग दीज चार्जेस के अलॉन्ग होती है। तो इसी बात को आपने रिप्रेजेंट भी कर दिया। आर डिस्टेंस है जिस पर Q1 और Q2 चार्जेस पड़े हैं, वो एक लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस से इसको शो कर दिया। फोर्सेस की वैल्यूज़ हमने उनकी डायरेक्शन बता दी कि F21 इज़ द फोर्स एक्टिंग बाय द सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज, उसकी डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगी, फर्स्ट से सेकंड पर राइटवर्ड होगी। इसमें एक्सप्लेनेशन आपने बता देनी है कि बेसिकली जो बात आपने ऊपर की उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा किया। फिर उसके बाद आपने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव किया, के कांस्टेंट लगाया जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यूज़ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। और इसमें के को जब हमने देखा तो वो 1/4πε0 होता है। ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है जिसकी वैल्यूज़ 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती हैं। इसी तरह से अगर हम इसकी मीडियम में देखें तो k इज इक्वल टू 1/4πε होती है। एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी इन मटेरियल मीडियम है और ये हमेशा वैक्यूम या फ्री स्पेस से ज़्यादा होती है। बी पार्ट में आपसे पूछा है कि हाउ मच जॉल्स एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड बाय 2 kWh। 2 kWh से कितनी जॉल एनर्जी अचीव होगी। इसमें हमने ये याद रखना है कि 1 किलोवाट जो है वो 1000 आवर्स के इक्वल होती है। तो इसी तरह से अगर हम इसकी वैल्यूज़ देखें, एनर्जी फ्रॉम 2 kWh उसने बताया, हमसे पूछी है 1 kWh 3.6 × 6 जॉल्स के बराबर है। तो यही वैल्यू हमने 2 kWh के लिए आवर के लिए डिफ़ाइन करनी है। 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 kWh 3.6 से 2 को की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 7.2 10⁻6 जॉल आ जाएगा। तो 2 kWh से 7.2 10⁻6 जॉल्स एनर्जी अचीव की जा सकती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पहले आपने डेफिनेशन बता दी कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक करंट, जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर को लेकर आएँ और उसके अलॉन्ग हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो उसमें EMF या करंट इंड्यूस्ड होता है। इंड्यूस्ड करंट डिफाइन कर दिया कि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो करंट आता है उसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। फिर उसके बाद हमने उसकी डायग्राम बता दी कि एक मैग्नेट को शो किया, वो कॉइल की तरफ मूव कर रहा है। कॉइल को हमने गिल्वानोमीटर के साथ अटैच कर दिया। ये जब भी मैग्नेट मूविंग टूवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल होगा तो गिल्वानोमीटर हमें करंट शो करेगी, लेकिन जब ये स्टेशनरी होगा तो गिल्वानोमीटर करंट शो नहीं करती, ज़ीरो वैल्यूज़ को शो करता है।
इसी बात को मैंने यहाँ पर नीचे डिस्क्राइब कर दिया है, यही वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं। फिर इसी के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, तो उसमें पहली बात ये कि इसकी वैल्यूज़ तब ज़्यादा होती हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ कॉइल ज़्यादा हों। दूसरी बात ये स्पीड ऑफ मूविंग कंडक्टर जब वो ज़्यादा होगी तो ईएमएफ ज़्यादा होगा, लेंथ ऑफ मूविंग कंडक्टर ज़्यादा होगी, ईएमएफ ज़्यादा होगा। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो आप अप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू जब ज़्यादा होंगी तो ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ये बात आपने बता दी। फिर उसके बाद इसमें आपने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताना है, जो कि लेंज़ेस लॉ से हम बताते हैं। वो ये कहता है कि जब भी आप मैग्नेट को मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉइल तो कॉइल के अंदर करंट इस तरह से इंड्यूस्ड होगा कि वो कॉज जिसकी वजह से ये करंट आ रहा है इसको वो अपोज करेगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि एक मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव किया तो करंट क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है, अवे फ्रॉम द कॉइल मूव किया तो वो एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा है। और इस कॉइल के अपना जो टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो भी इस तरह से होगी कि नॉर्थ की तरफ होगा तो वो अपोज करेगा, और जब अवे लेकर जाएंगे तो नॉर्थ इस तरफ, ये नॉर्थ है तो ये साउथ बन जाएगा ताकि ये इसको अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि लेंज़ेस लॉ ये कहता है कि ये हमेशा अपोज करेगा। तो आपने यही बात बता दी कि क्लॉकवाइज करंट कब आएगा, एंटी क्लॉकवाइज कब आएगा, ये आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से इसका सेकंड जो बी पार्ट है उसमें ये पूछा हुआ है कि 1 ग्राम यूरेनियम से, जो कि लास्ट यूनिट है वहाँ से हमें इसने पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि 1 ग्राम यूरेनियम से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो हमें डाटा में गिवन वैल्यूज़ में दिया हुआ है कि सैंपल का मास हमारे पास 1 ग्राम है, एनर्जी का पूछा है 235 ग्राम में। याद रखना है कि वो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाइज 6.02 10⁻23 होते हैं। तो एक न्यूक्लियाई के लिए अगर देखा जाए तो 2.56 10⁻21 न्यूक्लियाई के लिए ये एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 235 पर। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी 5.12 10⁻23 इंटू 1.6 10⁻19 इंटू 10⁻6 इंटू 0.7/100, और एनर्जी की यूनिट जौल आ जाएगी। तो इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो 5.7 10⁻18 जौल आ जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका मॉडल पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई क्वेश्चंस इसमें से आने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद इसको बनाया गया है। तो आप इसको ज़रूर याद करें। वैसे भी आपने तैयारी करनी है, इसको अच्छे तरीके से समझें और फिर इस जो पैटर्न है इसको आप ज़रूर देखें और इसको फॉलो करें। कोई आपको सजेशंस हैं तो आप कमेंट्स में आप दे सकते हैं। कोई बात आपने मज़ीद पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके लिए मज़ीद भी वीडियोज़ लाएँगे। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।